This that is conference will steel now be making. recorded. So this section will be having various topics. So in today's presentation, again as I told, this clause of confidentiality we are going to repeat every day. जो भी प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन किसी बुक से है, इंटरनेट से सोर्स की गई है, फोटोग्राफ इंटरनेट से सोर्स किए हैं, किसी कंपनी के भी फोटोग्राफ्स है उसमें. So all are requested not to share it on any of the public platform. Na, keep it to yourself. Read it as many times as you want. Na. If at all you want to share with anybody, share with very confidence that it is not leaked to the public. Okay, so that cooperation we expect from all the participants. Then in this session, there will be we will going to learn what is steel, history of steel making, overview of steel making process, जो अलग अलग मेथड्स है ना, प्राइमरी स्टील मेकिंग, सेकेंडरी स्टील मेकिंग, ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, है ना, बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग, लैडल रिफाइनिंग, वैक्यूम डिगैसिंग, all this process we will learn in detail. Okay, as this session progresses, tomorrow, day after tomorrow, all these things will be coming to the training session. Then we will also learn about importance of various elements present in the steel and how these elements are affecting the final product properties. So this is clause of confidentiality. So अगर हम बात करें history of steel making की, so before the steel, what was there? It was the, because the eras were broadly classified as Stone Age, Bronze Age, and Iron or Steel Age. तो अभी जो चल रहा है वो क्या है? इट्स द आयरन एंड स्टील एज. स्टिल इट इज गोइंग आयरन एंड स्टील एज. कुछ लोग सिल्वर एंड गोल्ड एज भी बोलते हैं बीच में, बट गोल्ड एंड सिल्वर was basically a precious metal and it was not used for making the tools, है ना, or weaponry. So या फिर even it is not being used for the weapons on a broad scale. So उसको हम skip कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसको skip करते हैं. तो basically the human civilization started with the Stone Age. So whatever the equipment, tools, you know, for hunting or for making the food they used were made of the stone. उसके बाद क्या था? ब्रॉन्ज एज, है ना. पीपल कैन ऑल्सो कॉल इट कॉपर एज एंड द ब्रॉन्ज एज, जिसमें कॉपर एंड ब्रॉन्ज का बहुत एबंडेंस में यूज किया गया. एंड देन कम्स द आयरन एंड स्टील एज. तो जो मैंने यहाँ पर डेट्स डाली गई है, different literatures have different dates, you know, more or less. Always there will be some difference what you can see on the internet, some books. Okay, अब ये जो आयरन एंड स्टील पे हम क्यों गए थे लोग? बिकॉज कुछ स्ट्रॉन्गर विपनरी टूल्स वगैरह की जरूरत पड़ी. दैट प्रॉपर्टी वाज नॉट प्रेजेंट इन द ब्रॉन्ज, सो पीपल मूव ऑन टू आयरन एंड स्टील. एंड ऑल्सो इट इज अ चीपर थिंग कंपेयर टू ब्रॉन्ज. सबसे पहले जो आयरन के बारे में पता चला हमको, तो कहाँ से पता चला आयरन और स्टील के बारे में? एक्चुअली जो आयरन सबसे हमको पहले पता चला, इट वाज नॉट फ्रॉम द अर्थ, है ना. सबको लगता होगा कि नो इट इज कमिंग फ्रॉम द ओवर, बट इट वाज नॉट द केस. सबसे पहले जो पता चला, इट वाज, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, वन पार्टिसिपेंट इज हैविंग प्रॉब्लम. वन पार्टिसिपेंट इज हैविंग प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग. सो जो स्टील हमको सबसे पहले मिला ह्यूमन सिविलाइजेशन को, वो इट वाज केम फ्रॉम दी मेटेरोइड, है ना. जो उल्कापात होता है ना, उससे मिला. तो क्या होता था, जो उल्कापात से जो स्टील मिलता था या जो भी मटेरियल आता था ऊपर से, पीपल वी आर नॉट नोइंग दैट यस इट इज अ स्टील, बट इट वाज बेसिकली हैविंग द आयरन एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ द निकेल. तो जो तुतन खामूस का जो डैगर है
है ना, बहुत सारे मूवीज में भी आपने देखा है ना, हॉलीवुड की मूवीज में वगैरह। और इजिप्ट में ये अभी भी जो वहाँ पे म्यूजियम है, वहां पर ये डैगर रखा गया है ना। तो दैट टूटनखामुस डैगर जो बना गया था, एक्चुअली इट वाज मेड फ्रॉम दी मेटेरिक आयरन। तो मेटियोर जो ऊपर से उल्कापात होता था, मेटेरिक शॉवर, उससे फिर लोगों ने वो डैगर बनाया था। सो इन द अर्ली डेज पीपल वे आर नॉट नोइंग कि अपने पास अर्थ में आयरन ओर है, एंड वी कैन मेक दिस मटेरियल कॉल्ड स्टील और आयरन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ओर, है ना। वो कब पता चला? दैट वाज नोन टू द पीपल बाय अराउंड 2500 BC कि एक ऐसे डार्क कलर का ओर जमीन के अंदर ही होता है, एंड फिर by some accident they come to know, yes, if we melt it at a high temperature we can get some sort of steel which is similar to the meteorite iron, है ना। सो अराउंड 1800 BC के आसपास जो यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है, उस टाइप का, है ना, यहाँ पर जो दिखाया गया है, इस टाइप का फर्नेस में लोगों ने आयरन बनाना शुरू किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, आयरन ओर जो जमीन से मिलता था, है ना, और जो चारकोल रहता था अपना, है ना, मेड फ्रॉम द वुड ओनली। तो चारकोल जो वुड से बनता था वो, और आयरन ओर, दोनों को वहां रख के एयर नीचे से ब्लो किया फॉर हीट जनरेशन। तो हीट जनरेशन के साथ साथ एयर से जो ऑक्सीजन जाता था वो आयरन ओर को रिड्यूस करता था, बिकॉज आयरन ओर इज नथिंग बट अ ऑक्साइड ऑफ आयरन, है ना। इट इज इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3 और Fe3O4। तो ये जो है, इसी को हमको, या Fe ऑल्सो, तो इसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ऑक्सीजन जब निकाल देंगे इसमें से, तो क्या होगा, हमको आयरन मिलते जाएगा। तो नीचे से एयर ब्लो करते थे, और वो रिएक्शन से उसको अपने को आयरन नीचे मिलता है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमको वहां से इंप्यूरिटीज वगैरह जो है वो स्लैग के रूप में बाहर निकल जाती थी। सो उसके बाद जो है वो क्या आया, कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट रहता है वो ज्यादा रहता है ना, इट इज मोर देन 2%। एंड जो ये रहता है अपना, सबसे पहले जो बना है, इट वाज मेड इन द चाइना अराउंड 500 BC। चाइना ने 7 फुट लंबी फर्नेस बनाई थी, और उसके अंदर फिर आयरन ओर और वुड को बर्न करके उन्होंने कास्ट आयरन बनाना चालू कर दिया। बट कास्ट आयरन जो रहता है, बिकॉज ऑफ ओविंग टू द हायर अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, इट इज बेसिकली अ ब्रिटल, है ना, इट्स अ ब्रिटल थिंग। सो इसके जो एप्लीकेशन है वो भी लिमिटेड ही होते हैं, है ना। इट इज टफ, बट इट इज नॉट टफ, इट इज हार्ड, but it is brittle, more brittle. You can easily break that one. So it doesn't possesses the toughness inside it as compared to the steel. तो चाइना ने 500 BC में बनाया था कास्ट आयरन। अब वुड स्टील का किसी ने नाम सुना है? एनीबडी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द वुड स्टील? WOOTZ? Anybody have heard about this? No? Any guess? किसने इन्वेंट किया होगा वुड स्टील? Please unmute yourself. People, if people know, they can No, sir. speak. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Any guess? Guess? No, sir. कौन हो सकता है? कौन हो सकता है इतना होशियार जो उस स्टील को इन्वेंट कर सकता है? Woods. हाँ, Woods स्टील ही नाम हो है सकता उसका। है। नहीं, Woods ही हो वुड नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं है कोई। आपको क्या लगता है, कौन है इतना, कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन हो सकती है जो इतनी टैलेंटेड हो, जो उस स्टील को इन्वेंट कर सके, और जो बाद में जाके बहुत ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होने लगा है। और जो मदागास्कर सॉर्ड या मदागास्कर सॉर्ड स्टील जो बोलते थे, वो भी उस स्टील से ही बनता था। ओके, सो डोंट नो यू पीपल, नो गेसेस।
So basically it was invented by the South Indian people, है ना. अभी जो प्रेजेंट में तमिलनाडु केरला के जो लोग हैं वहां उस साइड में ही ये वुड स्टील जो था ये इन्वेंट हुआ था. और उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट कितना रहता था, अराउंड 1 to 1.6%. कास्ट आयरन में बिकॉज इट इज हैविंग अबाउट 2%, उसमें क्या रहता था, ब्रिटलनेस रहता था. बट ये जो साउथ इंडिया मीन इंडिया में जो पहली बार ये बना अपने, तो इंडिया में जो स्टील बना दैट वुड स्टील, उसके अंदर एकदम एक्सलेंट स्ट्रेंथ रहती थी ओविंग टू द कार्बन कंटेंट ऑफ 1 to 1.6%. और ये जो वुड स्टील है उस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको ये करते थे, सप्लाई करते थे फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, टूल्स एंड देन वेपनरी ऑल्सो. और जैसे मैंने बताया था इट वाज वेरी फेमस फॉर द नॉट मडागास्कर सॉरी डमास्कस सॉर्ड, है ना. जो डमास्कस सॉर्ड बनती थी वेरी हाई स्ट्रेंथ, उसको बनाने के लिए ये वुड स्टील का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, विच वाज शिफ्ट फ्रॉम द इंडिया. और जब इंडिया ने बनाना शुरू किया ना, उसके हजारों साल बाद तक भी लोगों को ये पता नहीं था कि हाउ दिस कैन बी मेड, हाउ दिस वुड स्टील कैन बी मेड, लोगों को पता ही नहीं चला, बिकॉज दैट वाज द टेक्नोलॉजी वाज विद द इंडियन पीपल ओनली. ठीक है. सेम अगर आपने देखा होगा आयरन पिलर, जो दिल्ली का पिलर है, if people anybody of you have visited the this Delhi iron pillar, you must be seen that it is a marvel in the metallurgical field because it has not corroded. Almost 1700 साल पुराना है तो भी अभी तक उसके ऊपर करोजन नहीं हुआ है. एंड इट वाज मेड अराउंड 400 सी, है ना, दैट इज कॉमन एरा जिसको बोलते हैं. तो सन 400 में बना था, तो अराउंड 1700 साल हो गए उसको, पर अभी तक उसके ऊपर करोजन नहीं हुआ है. अदरवाइज आप स्टील अगर देखोगे, आप रख दोगे बाहर तो ऐसे ही रस्टीनेस आ जाता है उसमें. एंड नंबर 2, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट फोर्ज वेल्डेड दैट टाइम, क्योंकि आप इसके ऊपर जो शेप देख रहे हो ना, तो इट वाज कास्टिंग प्लस फोर्जिंग. तो इन्होंने कैसे बनाया होगा इसको, उन्होंने ऐसे एक टॉप पे पूरा एक लेवल पे ऐसे फर्नेस जैसा बनाया, है ना, उस शेप का पर्टिकुलर. एंड उन्होंने फिर वो मोल्टन मेटल उसमें डाल के बनाया, एंड दैट वाज वेइंग अप्रोक्सीमेटली 6.5 टन, है ना. तो ये बना था वही साउथ में ही बना था, और जो चंद्रगुप्त 2 ने बनवाया था इसको, और बाद में ये शिफ्ट किया गया है दिल्ली के वहां पे. तो एक्चुअली इट वाज नॉट मेड एट दैट प्लेस वेयर इट इज राइट नाउ, है ना. इट वाज मैन्युफैक्चर्ड समवेयर एल्स एंड देन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली Sultanate. Okay, so Indians have contributed a lot in the steel making. People have those people from the British Empire who visited the India. They have searched this sculptures and all the different technologies what Indians were using, and based on that only the modern steel making has been evolved. So modern steel making में जाने के पहले कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए. लाइक व्हाट इज व्रॉट आयरन. व्रॉट आयरन के बारे में किसी सुना है किसी ने, व्हाट इज व्रॉट आयरन? देन देयर इज अ कास्ट आयरन एंड देन देयर इज अ पिग आयरन. तो इसमें से किसी भी स्टील के बारे में या आयरन के बारे में सुना है आप लोगों ने? What is wrought iron basically? Okay, so wrought iron क्या होता है? It's a alloy of iron and carbon, but उसके अंदर जो कार्बन होता है it is less than 0.08%. और अगर कार्बन कम है तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी कम ही रहेगी. सो जैसे इसके अंदर कार्बन कम है, सो इट इज हैविंग द लो स्ट्रेंथ ऑल्सो, है ना. सो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग वेपन, है ना. इट इज हाईली मैलिएबल, इसको आप शीट में कन्वर्ट कर सकते थे.
पर इसका एक फायदा होता था, व्हाट यू कैन डू, अगर आप अभी भी देखते हो खेत के जो औजार रहते हैं, द टूल्स विच आर यूज इन द फार्मिंग, आप अगर लोहार के पास जाते हो तो वो क्या करते हैं, वहां पर कोयला जला रहता है, और वो जो हथियार जो रहता है जो नॉर्मली यूज करते हैं, है ना, फॉर प्लॉइंग एंड एवरीथिंग, वो उसको उस कार्बन मीन्स कोल में डाल देता है ना, वहां से वो एयर ब्लो होती रहती है, थोड़ी देर गर्म करता है, फिर उसको शेप देता है ना, फिर अगेन अंदर डालता है, फिर उसको शेप देता है। आपको पता है सेम थिंग वाज डन इन द ओल्ड एजेस ऑल्सो। तो एक्चुअली वो ब्लिस्टर स्टील बनाते थे, कैसे करते थे, ये जो व्रॉट आयरन है या व्रॉट स्टील है, इसको कार्बनस मैटर, जैसे कोल है, कोल में क्या रहता है, कार्बन रहता है, एंड स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो यू हैव टू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, योर डक्टिलिटी, है ना, द स्टील्स डक्टिलिटी विल डिक्रीज, it will move towards the brittleness। सो ब्रिस्टल स्टील को कैसे बनाते थे, रॉड स्टील जो रहता था विच इज हैविंग 0.08% कार्बन, उसको कोयले के साथ में, है ना, इन कांटेक्ट विद द कोल हीट करते थे एंड उसको हैमर करते थे, और ये साइकिल जो रहती थी ये कंटिन्यू होती थी 10-10 बार, 20-20 बार। सो दोज हु हैव एनी टाइम वेंट टू द ब्लैक स्मिथ या लोहार जिसको बोलते हैं, आप देखोगे ये ऐसे ही करते हैं, वो कोल में रखेंगे एंड देन दे हैमर टू गिव इट अ शेप, और बाद में लास्ट में इसको फिर क्वेंच करते हैं वाटर में। क्यों करते हैं, टू गेट दैट पर्टिकुलर माइक्रो स्ट्रक्चर विच इज वेरी हार्ड, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका मटेरियल अंदर से तो टफ रहता है और बाहर से वो हार्ड हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्लॉइंग अगर जैसे पत्थर वगैरह लग जाता है तो वो टूटता नहीं है, और बाद में बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, अभी कास्ट आयरन के भी वो प्लॉइंग टूल वगैरह आने लग गए हैं, जो एक बार टूटता है तो बाद में वेल्ड भी नहीं होता है कास्ट आयरन का। एंड देन कम्स द पिग आयरन, या यू कैन से क्रूड आयरन। तो जो पिग आयरन रहता है टिपिकली 3.7 to 4.8% तक उसमें कार्बन रहता है, एंड दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, है ना। तो मॉडर्न स्टील मेकिंग में ब्लास्ट फर्नेस ही यूज करते हैं लोग, एंड अगर ब्लास्ट फर्नेस नहीं है तो अगर स्क्रैप से बनता है तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो दैट ब्लास्ट फर्नेस जो रहता है उसका आउटपुट जो रहता है उसको बोलते हैं पिग आयरन और क्रूड आयरन, यू कैन से। तो यू कैनॉट यूज the iron or steel coming out of the blast furnace as it is, because it is having very high carbon content, और because of the high carbon content उसके अंदर क्या होता है, it is having basically a brittleness, है ना। और इसका यूज कहाँ पे करेंगे फिर, it is used to make the steel by way of doing the by way of purification, है ना। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज आ जाती है ड्यूरिंग द ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन, उसको प्यूरिफाई करते हैं इन द लैडल फर्नेस, और इवन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में भी इसको यूज कर सकते हैं इन कंजक्शन विद द स्क्रैप। ओके, और इसको नेक्स्ट जो प्रोसेस रहती है अपनी ऑक्सीजन, बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग जो है, उसमें भी एज ए इनपुट इसको यूज करते हैं। ठीक है, so this is basically wrought iron, blister steel and pig iron। अभी जो स्टील होता है ना, स्टील का कुछ क्लासिफिकेशन है। आई होप अभी तक का जो है इट इज क्लियर टू यू पीपल, होप वी आर नॉट गोइंग वेरी फास्ट। इफ that is the case, please let me know. In between also you can unmute yourself and let me know that if I am going very fast। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, है ना, मॉडर्न स्टील एज पर द अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, है ना। स्टील इज स्टील बट अप टू 2%, अगर जैसे हम आगे जाके आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे, you can see that up to 2% it is a, what it is a steel, and about 2% it is called cast iron। okay, steel it is a, steel means STILL, steel it is a steel, but we call it as a cast iron, or you can say cast steel also, because it's the alloy of
iron and carbon, but having content above 2% of carbon in that one. तो जब हम वो आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि राइट फ्रॉम अप टू 0.8 जो स्टील होता है इट इज अप टू 2%, 0.8% कार्बन पे होता है यूटेक्टॉइड स्टील, उसको बोलता है यूटेक्टॉइड स्टील, एंड उसके बाद जो होता है हाइपर यूटेक्टॉइड एंड हाइपो यूटेक्टॉइड. बिफोर होता है हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील एंड अबव इट इज द हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील. So that we will come to know during that iron carbon diagram. So steel को जो classification करते हैं as per according to American Iron and Steel Institute AISI, low carbon steel. So अगर कोई भी स्टील है जिसके अंदर 0.05 से लेके 0.25% तक कार्बन है, people call it as a low carbon steel. Okay, then there comes a medium carbon steel. मीडियम कार्बन कहाँ से आता है? 0.3% से लेके 0.6% तक कार्बन कंटेंट उसमें रहता है. तो इसके अंदर जो मीडियम कार्बन स्टील है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इट इज हैविंग डक्टिलिटी ऑल्सो एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ. और इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अच्छा खासा यूज होता है, उसका फोर्जिंग के लिए यूज होता है. ठीक है ना. देन कम्स द हाई कार्बन स्टील. हाई कार्बन स्टील कहाँ से होता है? हाई कार्बन स्टील इज हैविंग कार्बन कंटेंट फ्रॉम 0.6 to 1% ऑफ कार्बन कंटेंट. ओके, बट वायर इंडस्ट्री में नॉर्मली वी कैन यूज अप टू से 87B भी अगर यूज करते तो 90% ऑफ कार्बन, 90 के अबव कार्बन वायर रॉड कोई नॉर्मली यूज नहीं करता है. तो नॉर्मली वी यूज इन द स्टील इंडस्ट्रीज अप टू 90% of carbon with 0.9% of carbon content. It is very high, it is very strong owing to the high carbon content and used for the springs, high strength wires, swords वगैरह जो बनती है, weaponaries बनती है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है owing to the high carbon content. And then comes the ultra high strength, ultra high carbon steel or ultra high strength carbon steel you can say. तो उसमें जो है 1.25 से 2% तक कार्बन कंटेंट रहता है. अब यू कैनॉट यूज एज इट इज, इसको टेम्परिंग के बाद यूज करते हैं. जो भी हार्डनिंग की प्रोसेस होती है उसके बाद इसको टेम्परिंग प्रोसेस भी किया जाता है टू रिलीव द स्ट्रेसेस, है ना. हार्डनिंग का मतलब है कि आप उसको एक एलिवेटेड टेम्परेचर पर लेके जाते हो अबव क्रिस्टलाइजेशन अबव योर यूटेक्टिक टेम्परेचर, एंड व्हाट यू डू उसको क्वेंच करते हैं ऑयल में या वाटर में. बट ड्यूरिंग दिस क्वेंचिंग प्रोसेस थर्मल शॉक रहते हैं, उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होती है. टू रिमूव दैट स्ट्रेसेस देयर विल बी अ टेम्परिंग प्रोसेस इज डन ऑन दैट पार्ट. तो इसको कहाँ पे यूज करते हैं? एक्सेल्स, जो पंचेस यूज होते हैं, क्योंकि जो शीट मेटल के प्रोडक्ट बनते हैं उसके अंदर पंचेस होते हैं. आपका जो टूल स्टील रहता है उसमें भी यूज करते हैं, बट टूल स्टील में बेसिकली अलॉइंग एलिमेंट भी डाला जाता है ना. तो नाइव्स बनाने के लिए एक्सेल्स, पंचेस, ये सब हार्ड चीजें जो रहती है हैविंग वेरी हाई स्ट्रेंथ, वेरी हाई हार्डनेस, उसके लिए ये यूज होता है. और जो भी 2.5% कार्बन के ऊपर जो स्टील रहता है फिर उसको पाउडर मेटलर्जी से भी बनाया जाता है ना. हाँ यार. Sir, what is punches, sir? Punches. पंचेस नहीं रहते कि आपने, जैसे आपका पेपर पंचिंग है ना, Yes, sir. द एनीथिंग विच यू यूज फॉर द पंचिंग. तो पेपर पंचिंग में कैसे रहता है कि आप यू हैव टू मेक द होल्स. तो आपने जो देखे होंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे जो डोर्स है या कुछ है उसको पंच करना पड़ता है ना. सो दैट पंचेस शुड बी वेरी हार्ड. हियर यू आर पंचिंग द पेपर बट देयर यू हैव टू पंच द मेटल. तो जो पंचेस जो रहते हैं दैट इज यूज यूजिंग द अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील. इट हैज टू बी वेरी वियर रेजिस्टेंट. Okay. जो आपके गियर्स वगैरह जो रहती है, गियर्स वगैरह क्या करते हैं? मीडियम कार्बन स्टील से या लो कार्बन के रहते हैं, बट उसको क्या करते हैं? हार्डनिंग ट्रीटमेंट देते हैं, है ना. हार्डनिंग ट्रीटमेंट देने से क्या होगा? जो सरफेस है ना, दैट सरफेस विल हैव हायर अमाउंट ऑफ कार्बन. हायर अमाउंट ऑफ कार्बन और सरफेस में रहेगा. जहां पर टीथ रहते हैं ना, गियर टूथ,
तो गेयर टूथ में हायर अमाउंट ऑफ कार्बन रहता है, सो इट गिव्स वियर रेजिस्टेंस। बट जो अंदर का मटेरियल रहता है, देन इनसाइड मटेरियल इज हैविंग लो कार्बन, तो उससे क्या मिलेगा, टफनेस मिलेगा। बिकॉज गियर एप्लीकेशन जहां भी होता है वहां पे बहुत ज्यादा साइक्लिक लोड एंड बाकी भी ऐसा नॉर्मल लोडिंग कंडीशन बहुत सीवियर होती है, सो ओनली स्ट्रेंथ विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, स्ट्रेंथ के साथ साथ टफनेस भी होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज हार्डन, है ना। तो उसको कार्बोनाइजेशन से या अदर मेथड से, नाइट्राइटिंग मेथड से उसको हार्डनिंग करते हैं, एंड देन इट इज द सरफेस इज हार्ड, द सेंटर इज टफ। वो गियर के लिए होता है यूज, ठीक है। सो अभी जो मॉडर्न स्टील होती है उसका एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे हम, है ना। उसके पहले हाँ या सो जो आयरन मेकिंग, जो मॉडर्न स्टील मेकिंग है, वी कैन ब्रोकन डाउन इनटू दिस स्टेप्स। सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा स्टील बनाने के लिए, वी हैव टू मेक द आयरन। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी आयरन मेकिंग। तो उसके लिए हमको क्या लगेगा, वी रिक्वायर्ड अ रॉ मटेरियल लाइक आयरन ओर, कोक एंड लाइम। लाइम क्यों लगता है, एज अ ऑक्सीडाइजर, है ना। लाइम क्या करता है, ऑक्सीडाइजर काम करता है, साथ ही इट विल मेक अ स्लैग। तो जो अलग अलग इम्प्यूरिटीज जो रहती है उसके साथ वो रिएक्ट करके एज अ स्लैग बनाता है, जो फ्लोट करता है मेटल के ऊपर, है ना। सो द लाइम विल बी यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आयरन ओर, सॉरी नॉट ऑक्सीडाइजिंग नहीं, इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, आयरन ओर, कोक एंड लाइम। तो इन तीनों को क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में मेल्ट करते हैं, और उसका जो रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है, इट्स अ पिग आयरन और यू कैन से क्रूड आयरन। कार्बन कंटेंट 4.5% तक रहता है, बट एज इट इज यू कैनॉट यूज इट। वॉट एवर यू गेट फ्रॉम द आउट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, यू कैनॉट यूज दैट एज इट इज। फिर आपको उसको कहाँ लेके जाने पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द प्राइमरी स्टील मेकिंग। और प्राइमरी स्टील मेकिंग मेथड क्या होती है, इसके अंदर बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग होता है एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस भी होती है, ठीक है। अब बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग में क्या करते हैं, जो रिसाइकल स्क्रैप होता है, जो मोल्टन आयरन के साथ रिसाइकल स्क्रैप भी डाला जाता है इसके अंदर, कन्वर्टर के अंदर, और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन जो है वो नीचे से ब्लो किया जाता है। अब ऑक्सीजन ब्लो करने के बाद क्या होगा, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज जो हमको ब्लास्ट फर्नेस से मिला उसके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा है, 4.5%। नाउ द पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस इज टू रिड्यूस द कार्बन कंटेंट, है ना। अब वो जितना ज्यादा रिड्यूस करना है आपको, उतना फिर आपको आपका जो ऑक्सीजन है उतना ज्यादा ब्लो करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जब ऑक्सीजन ब्लो करते हैं उसके अंदर, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ CO, तो आपको वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। एंड जैसे वो ब्लास्ट फर्नेस से भी CO मिलता है वहां से भी, तो मेनी ऑफ द टाइम पीपल यूज दैट ब्लास्ट फर्नेस गैसेस फॉर हीटिंग द बिलेट्स ऑल्सो। जो आगे वाली प्रोसेस है ना, उसमें जो हीट लगती है हमको फर्नेस में, तो उसको एज अ जो ब्लास्ट फर्नेस गैसेस होती है, दे यूज दैट ब्लास्ट फर्नेस गैसेस एज अ हीट इनपुट। तो प्राइमरी स्टील मेकिंग में, बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग में आपको ऑक्सीजन ब्लो करना है ताकि कार्बन कंटेंट कम लेके आ जाए, एंड इट कम्स बिटवीन 0 to 1.5%। अब वो कितना ब्लो करना है आपको, दैट डिपेंड व्हाट कार्बन कंटेंट यू वांट इन द स्टील, है ना। अगर आपको कार्बन कंटेंट कम चाहिए तो उसको एकदम ज्यादा ब्लोइंग करते हैं ताकि कार्बन कंटेंट पूरा नीचे आ जाए, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो होती है ना, जो नॉर्मली बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग ब्लास्ट फर्नेस इज अ कॉस्ट and relatively electric arc methods are cheaper but qualitatively it is not good। तो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में आपको आयरन ओर की वगैरह जरूरत नहीं रहती है,
वेराज ब्लास्ट फर्नेस के इसके अंदर आपको आयरन ओर और बाकी सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या करते हैं लोग, जो भी स्क्रैप होता है, जो स्क्रैप जमा होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट स्क्रैप, स्टील स्क्रैप जमा होता है, उसको बाय वे ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, है ना, इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, उससे उसका टेम्परेचर जो है मोर देन 1650 लेके जाते हैं और वो स्क्रैप को मेल्ट कर देते हैं। नाउ यू आर गेटिंग सम स्टील, बट अभी क्या होता है स्क्रैप में, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट देयर, क्योंकि कुछ स्क्रैप जो होता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है, कुछ फिर वायर इंडस्ट्री से, कुछ अदर से कास्टिंग या बाकी इंडस्ट्री से भी आता है, कुछ स्क्रैप जो हमारा डोमेस्टिक में यूज होता है वो भी चला जाता है। सो एक्चुअली द ट्रैम्प एलिमेंट कंटेंट इन द स्टील विच इज मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक आर्क आर वेरी हाई। तो आपको जब भी एज अ परचेसर, है ना, एज ए यूजर, आप अगर क्वालिटी में हो, प्रोडक्शन में है, तो आपको हमेशा देखना चाहिए व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टील which you are using or which the supplier is giving you. You should always ask them whether it is through the blast furnace route or whether it is through the scrap route, है ना। बेसिक ऑक्सीजन में भी अराउंड 20-25% तक यूज कर सकते हैं स्क्रैप टू कूल डाउन द मेटल, बट उसमें फिर इम्प्योरिटीज उतनी ज्यादा नहीं रहती है कंपेयर टू कंप्लीटली स्क्रैप मेटल से जो बनता है इन द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ठीक है, सो आपको हमेशा याद रखना है, यू शुड आस्क वेदर द मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड इज थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और थ्रू द ब्लास्ट फर्नेस रूट, है ना। और आप उसमें क्लियर कट आपको दिखेगा, जो इलेक्ट्रिक आर्क से बनता है ना, उसमें आपको स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा मिलती है, बट ड्रॉएबिलिटी कम भी मिल सकती है। स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा मिलती है, ओविंग टू द वेरियस अलॉय एलिमेंट्स, क्योंकि वो तो अलग अलग जगह से सोर्स करते हैं, तो उसमें क्रोमियम परसेंटेज, निकेल, कॉपर, वेनेडियम, टंगस्टन, ये सब थोड़ा थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जो आगे आगे प्रोसेस रहती है, तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग तो अच्छी हो जाती है, नो इशू। फर्नेस में भी आपको तकलीफ होती है बिकॉज दिस टंगस्टन और निकेल और क्रोमियम दे फॉर्म कार्बाइड। वो क्या करते हैं, कार्बन के साथ मिलके दे फॉर्म द कार्बाइड एंड दे सेटल एट द ग्रेन बाउंड्रीज, और ग्रेन बाउंड्री पे सेटल होते हैं तो उसको फिर वो ब्रिटल बनाते हैं। जब आप ड्रॉ करने जाओगे नेक्स्ट फर्दर ऑपरेशन, दिस कार्बाइड विल एक्ट एज अ हिंडरेंस फॉर द ड्रॉइंग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि व्हाट इज द रूट योर सप्लायर और मैन्युफैक्चरर ऑफ द वायर रॉड इज यूजिंग। ओके, then comes the secondary steel making. So it is basically a primary steel making and then there is a secondary steel making. अब secondary steel making में क्या करना है, जो बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग से या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से रूट से जो आपको स्टील मिला है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे एडजस्ट कर सकते हो, बाय वे ऑफ एडिंग सम एलिमेंट एंड एट द सेम टाइम रिमूविंग सम अनवांटेड एलिमेंट ऑल्सो। स्टील इंडस्ट्री में बोलते हैं द पर्सन हु कैन मेक अ गुड स्लैग इज अ गुड स्टील मेकर। तो आपने अगर स्लैग अच्छा बना दिया तो आपने स्टील अच्छा बना दिया। तो आप कभी अगर जाओगे स्टील इंडस्ट्रीज में, यू विल फाइंड दैट दिस द पीपल, द फोरमैन हु ऑपरेट द फर्नेसेस और दिस रिफाइनिंग प्रोसेसेस आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड वन, है ना। स्लैग जो अच्छा बनाता है, स्लैग मीन्स इम्प्योरिटीज बेसिकली। तो इम्प्योरिटीज को जो स्लैग जो बनता है और जो स्टील के ऊपर फ्लोट करता है, दैट इज स्लैग बेसिकली। तो आपने स्लैग अच्छा बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्योरिटीज पूरी आपने बाहर निकाल दी, एंड द स्लैग इज अ गुड स्लैग विल रिजल्ट इनटू अ गुड स्टील। ठीक है, अब वो बहुत सारे इस पे डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, लाइक ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस जो सेकेंडरी स्टील मेकिंग है, उसके अंदर आपने टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, कितनी देर तक रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो मैंगनीज ऐड करते हैं, दैट विल बी एडेड बाय वे ऑफ अलॉय कॉल्ड फेरोमैंगनीज, है ना। डायरेक्ट मैंगनीज नहीं डालते हैं, बाय वे ऑफ फेरोमैंगनीज, बिकॉज जो प्राइमरी स्टील मेकिंग है
उसमें मैग्नीज आपको मिलेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल इट इज फ्रॉम द रिसाइकल स्क्रैप, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में जो निकलता है उसके अंदर मैग्नीज आपको नहीं मिलता है ना। यू विल गेट ओनली कार्बन रहता है उसमें वेरी हाई परसेंट, आयरन, कार्बन, है ना, सिलिकेट्स वगैरह आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज, फॉस्फोरस, सल्फर भी आ जाते हैं एज अ इम्प्योरिटी। बट सेकेंडरी स्टील मेकिंग में आपको क्या करना है, सल्फर को पूरा नीचे लेके आना है, फॉस्फोरस को पूरा नीचे लेके आना है, ताकि आपको क्लीनर स्टील मिले। द मोर क्लीन इट इज द बेटर इट इज, है ना। सो उसके अंदर फिर जो है स्टील मेकिंग में स्टरिंग होता है, लैडल फर्नेस है, लैडल इंजेक्शन है, डिगैसिंग है, वैक्यूम डिगैसिंग है, ये सब प्रोसेसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट यू शुड नो दैट वन प्रोसेस इज आयरन मेकिंग और a pig iron making or wrought steel, this crude steel making, then it goes to the primary steel making, है ना, जिसके अंदर हम फिर कार्बन कंटेंट को कम करते हैं। एंड नंबर थर्ड इज द सेकेंडरी स्टील मेकिंग which is a final stage of steel making, है ना, where you adjust the composition to the required degree। और यहीं पे जो हीट हम बोलते हैं, द हीट नंबर यहाँ पे दिया जाता है। जो हीट रहता है उसका कंपोजिशन, व्हाट इज द कार्बन कंटेंट, मैग्नीज, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ये जो कंटेंट है कितना है, ये यहाँ पर ये किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी continuous casting because to make the wire rod or any other product, not only wire rod, to make the any other product, you cannot directly make it from the molten steel, है ना। What you have to do, you have to have it transformed into some shape, and that is basically done through the continuous casting, है ना। continuous casting में कैसे करते हैं, you will get ये अपना कंटिन्यूस कास्टर जो रहता है, मोल्टन मेटल डालते जाते हैं और यहाँ से हमारा स्लैब या ब्लूम या बिलेड ये कंटिन्यूस केस में निकलते जाते हैं, है ना। सो जो स्लैब्स होती है वो किसके लिए यूज करते हैं, फॉर प्लेट एंड स्ट्रिप्स। जो HRC होता है, हॉट रोल शीट्स होती है या कोल्ड रोड शीट होती है, उसके लिए क्या चाहिए, उनको स्लैब्स चाहिए विच विल बी इन द फ्लैट फॉर्म, है ना। ब्लूम्स किसके लिए चाहिए, बड़े बड़े सेक्शन जो रहते हैं उसके लिए ब्लूम्स यूज करते हैं। और बिलेट्स जो होते हैं स्मॉलर होते हैं, है ना, 120 by 120 और 140 by 140 मिलीमीटर, 160 by 160 मिलीमीटर, अलग अलग साइज के रहते हैं। सो दैट विल बी यूज फॉर द लॉन्ग प्रोडक्ट लाइक द वायर रॉड, और इवन अगर एकदम थिन शीट्स बनाना है उसके लिए भी यूज करते हैं। सो दैट विल बी डन यूजिंग द continuous caster। अब एक हम उसके बाद प्राइमरी फॉर्मिंग है, वी विल नॉट इंक्लूड दैट वन राइट नाउ, है ना। ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है पिक्चर, इसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी जो मॉडर्न स्टील मेकिंग है उसमें। आप देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज अ आयरन ओर, ओके, देन देर इज अ कोल इंजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर कोल है आपके पास, आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन, तीन चीजें आपको होना ही होना है ना। दिस थ्री थिंग्स यू नीड। अब what you can do, this iron ore and coal you can send to the DRI plant, that is direct reduced iron plant, है ना। DRI plant में जब भेजेंगे इसको तो क्या होता है, you will get a lump in the form of the iron is converted to the lumpy iron। so वो क्या होता है, एक solid metallic iron बन जाता है from the ore, है ना। तो इट इज कॉल्ड DRI, डायरेक्टली रिड्यूस्ड आयरन। अभी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो कहीं भी, है ना। व्हाई इट इज यूज, बिकॉज जो आयरन ओर को हैंडल जो करना है ना, उसके अंदर डस्ट एंड ऑल दिस थिंग रहती है, तो आपको अगर कहीं पे ट्रांसफर करना है या कुछ करना है तो DRI विल बी मच बेटर, है ना। और सेकेंडली फिर आगे वाले प्रोसेस में जो हमको ये मिलता है
स्लैग जनरेशन वगैरह जो रहता है कंपेरेटिवली लोअर रहता है, ठीक। एंड नाउ दिस DRI डायरेक्टली रिड्यूस आयरन क्या कर सकते हैं, इट कैन बी यूज इनटू द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ओके। एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्क्रैप भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज recycled scrap 100% also in the electric arc furnace, or you can get DRI some quantity and recycled steel also। उससे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ट्रैम्प एलिमेंट का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। सो दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द ब्लास्ट फर्नेसेस दे कैन गेट द DRI डायरेक्टली रिड्यूस आयरन जो रहता है वो कुछ इंडस्ट्रीज से लेते हैं एंड उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, ठीक। एंड सेकंड रूट है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है वहां से जाएगा फिर स्टील रिफाइनिंग फैसिलिटी में, वेदर इट इज अ लेडल फर्नेस, है ना। वहां पे फिर जो भी है कंपोजिशनल एडजस्टमेंट जो होता है उसका, है ना, कंपोजिशन यहाँ पे हम एडजस्ट कर देते हैं। एंड नाउ इट इज गोइंग टू द कंटिन्यूअस कास्टर। ये आपने देखा कंटिन्यूअस कास्टर, यहाँ पर लैडल आती है, पूरी की पूरी लैडल यहाँ पर आ जाती है और उसका टैपिंग खोल के यहाँ से कंटिन्यूअस में ऐसे फ्लो होते रहता है। तो यहाँ पर रोलर भी लगे रहते हैं, रोलर चलते रहते हैं, ऊपर से मटेरियल हॉट मेटल गिरते रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टरर करके नई टेक्नोलॉजी है, दैट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड। बहुत पहले जो 15-20 साल पहले, 25 साल पहले EMS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टरर नहीं था, तो व्हाट वाज हैपनिंग, वो जो सेंटर रहता था, सेंटर में पूरी इम्प्योरिटीज, क्योंकि वो आराम से कूल होता था, बाहर का पोर्शन जल्दी कूल होता है, सेंटर का आराम से कूल होता है, तो इम्प्योरिटी जो है वो सेंटर में चली जाती थी, है ना, और होमोजिनिटी नहीं रहती थी मटेरियल में। तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग EMS दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टरर, जिससे फिर क्या होता है उसके अंदर होमोजिनिटी आ जाती है। तो जो भी सेक्शन बनता है, वेदर इट्स अ ब्लूम और बिलेट, स्लैब्स और थिन स्लैब, उसके अंदर एक होमोजिनिटी आती है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर पूरे वाटर जेट्स लगे रहते हैं, ये जैसे जैसे नीचे जाता है कूल होता है एंड एक कंटिन्यूस चलते रहता है, और आगे जाके आपको जिस साइज में इसको कट करना है उस साइज में कट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक लैडल से चलते रहते कंटिन्यूस बूम। या हेलो, What is the role of limestone? लाइमस्टोन उसको रिड्यूस कर ये फॉर्म करेगा, स्लैग फॉर्म करेगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज है आयरन ओर के अंदर, क्योंकि जमीन से आता है तो इसके अंदर सिलिकेट्स वगैरह भी रहते हैं, तो लाइमस्टोन क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा और स्लैग फॉर्म करेगा, ओके ओके, है ना। तो बेसिकली प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं, स्लैग बनाएगा इसके साथ मिलकर। तो ये कंटिन्यूअस कास्टिंग चलते रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको ब्रेक एक पर्टिकुलर इसके बाद कट करते जाते हैं, जो भी लेंथ या टनेज के हिसाब से यहाँ पर ब्रेकिंग कंटिन्यूअस चलते रहता है। सेकंड वे जो है ब्लास्ट फर्नेस रूट जो आता है, आपने लाइम और कोल डायरेक्टली नहीं डालते हैं, इट इज कोल इज फिट टू द कोक ओवन प्लांट। इसके अंदर इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बढ़ाया जाता है एंड यू विल गेट द कोक आउट ऑफ द कोक ओवन प्लांट, है ना। इसकी रिएक्शन वगैरह मैं बताऊंगा अगले वाले सेशन में, और उसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल भी बताएंगे उसमें। तो ये जो कोक ओवन प्लांट से जो निकलता है, कोक, लाइमस्टोन एंड आयरन ओर, ये तीनों जो है किसमें जाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में, है ना। और यहाँ पर ट्यूयर्स रहते हैं नीचे, वहां से लेके ऑक्सीजन को ब्लो किया जाता है, एयर को ब्लो किया जाता है बेसिकली, और ये हाई टेम्परेचर के कारण व्हाट यू गेट एट द बॉटम इज द मोल्टन आयरन, है ना। स्लैग निकलता है, जो स्लैग यूज हो जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज करते हैं स्लैग को। एंड ये जो मोल्टन आयरन होता है अपना, उसको फिर कहाँ पे जाता है, आइदर उसको आपको पिग आयरन की कास्टिंग बनती है, कुछ कुछ जगह पे पिग आयरन एज इट इज यूज करना है लोगों को, तो दे कैन डू द पिग आयरन कास्टिंग, और पिग आयरन बना के अगर बाद में किसी को यूज करना है कहीं पे,
एज बिकॉज हॉट मेटल नहीं ट्रांसफर कर सकते तो पिग आयरन की कास्टिंग बना के लोग ट्रांसफर करते हैं उसको। कुछ इंटीग्रेटेड प्लांट रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो पीपल कैन सेल दैट पिग आयरन कास्टिंग टू अदर स्मॉल इंडस्ट्री। और यहाँ पर जो निकला है ब्लास्ट फर्नेस से वो कहा जा रहा है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में, है ना, इट इज गोइंग टू द बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। और ये क्या बनाता है, ये इट प्रोड्यूसेस द मोल्टन स्टील। बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में आप अगर चाहो तो सम अमाउंट ऑफ स्क्रैप कैन ऑल्सो बी यूज। तो रिसाइकल स्टील, नॉट ओनली स्क्रैप आई एम सेइंग, इवन जब ये यहाँ पर यूज करते हैं आगे कंटिन्यूस कास्टिंग तो उसके एंड्स वगैरह कट करते हैं, वायर रॉड मिल में उसके एंड्स कट करते हैं, तो जाएगा कहाँ पे, तो दैट स्टील ऑल्सो दे यूज इन दिस प्रोसेस, क्योंकि उसको फेंक तो नहीं सकते एंड दैट इज नॉट हैविंग इम्प्योरिटीज, वेरी हाई अमाउंट ऑफ अननोन इम्प्योरिटीज, सो उसी को बाद में यहाँ पर रीयूज भी करते हैं बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में, बट दैट विल बी इन अ स्मॉल अमाउंट। अब बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के बाद वो कहा जाता है अगेन स्टील रिफाइनिंग, क्योंकि बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में आपने अभी तक उसके एलिमेंट जो है उसको कंपोजिशन जो हमको रिक्वायर्ड कंपोजिशन चाहिए, द कंपोजिशन व्हाट वी रिक्वायर्ड, उसको हमने अभी तक एडजस्ट नहीं किया है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ कार्बन को रिड्यूस किया, कि ब्लास्ट फर्नेस से जो निकला इट इज हैविंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ कार्बन, सो in the basic oxygen furnace what we do, we reduce the carbon percentage here, and again it goes to the same, that is secondary steel making, that is refining facility, यहाँ पर इसका रिफाइनिंग होता है, and then it goes to the continuous caster, है ना। continuous casting में यहाँ से again slabs, thin slabs, blooms और blades बनते हैं। वायर इंडस्ट्री के लिए जो वायर रॉड बनता है इट इज मेड फ्रॉम द बिलेट। तो सप्लाई, यू कैन आस्क सप्लायर से हम पूछ सकते हैं कि हाँ बिलेट्स आप कहाँ से लेते हो, वेदर इट इज योर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। जैसे JSPL है, तो जो JSPL का प्लांट है पतरातू में, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द बिलेट्स देयर, ओके, दे हैव ओनली द रोलिंग मिल, बट दे आर गेटिंग द बिलेट फ्रॉम देयर रायगढ़ प्लांट। रायगढ़ में जो प्लांट है उनका, वहां से वो बिलेट्स लेते हैं, तो इट इज JSPL कंपनी ओनली, बट दे गेट द बिलेट्स फ्रॉम देयर। whereas JSW जो है विजयनगर में, वहां पर जो है पूरा इंटीग्रेटेड प्लांट है उनका, सो राइट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस से लेके वायर रॉड रोलिंग तक सब वहीं पे है ना। इवन वहां पर बाय जो मोल्टन मेटल ट्रांसफर करते हैं वहीं पे रेल ट्रैक लगा हुआ है। तो ये जो लैडल फर्नेस आपको यहाँ पर दिखी है ना, इसमें से यहाँ पर जो ट्रांसफर करना है या ब्लास्ट फर्नेस से निकला हुआ बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस की तरफ जाना है, तो दे हैव अ रेल रोड हैविंग द दिस लैडल, 40-40 टन, 60-60 टन, 30-30 टन की लैडल्स रहती है, जो वो रेल ट्रैक पे ही मूव करते हैं। सो वंस यू गेट द बिलेट, देन द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ वायर रॉड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कवर्ड टुडे, है ना। आज का सेशन जानबूझ के थोड़ा छोटा रखा है मैंने, कंसिडरिंग कि इट्स अ न्यू टॉपिक टू द पीपल वर्किंग इन द वायर इंडस्ट्रीज, एंड एक साथ अगर बहुत सारा बता देंगे तो हो सकता है रॉट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन सब एक दूसरे में ये हो जाएंगे, जम्बल्ड हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस स्मॉल। कल जो हम देखेंगे इसकी जो प्रोसेसेस है ना, इसकी जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ कौन सी फर्नेसेस यूज करते हैं, लाइक अर्लियर क्रूसिबल फर्नेसेस यूज होती थी, 1960 तक भी वो क्रूसिबल फर्नेसेस चलती रहती थी। देन देयर वाज अ बेसमर प्रोसेस ऑल्सो, ओपन अर्थ प्रोसेस, है ना, व्हाट इज ऑक्सीजन स्टील मेकिंग, इलेक्ट्रिक स्टील मेकिंग, सेकेंडरी स्टील मेकिंग, ये सब चीजें जो है, व्हाट इज वैक्यूम डिगैसिंग, जो कंपोजिशन एडजस्ट करते हैं, हाउ दे आर एडजस्टिंग द कंपोजिशन, है ना। फेरोमैंगनीज क्या डालते हैं, फेरोअलॉयज जो रहते हैं वो कैसे डालते हैं, सिलिकॉन किलिंग क्या होता है, और एल्यूमिनियम किलिंग क्या होता है। किलिंग इज बेसिकली टू रिमूव द ऑक्सीजन, है ना। किल करना मीन्स क्या है, इफ एनीबडी डजंट गेट द ऑक्सीजन मीन्स दैट पर्सन इज किल्ड बेसिकली। सो स्टील को इसीलिए किल स्टील बोलते हैं, बिकॉज यू आर किलिंग द ऑक्सीजन, you are removing the
oxygen out of that steel. So that can be done using the silicon killing also, aluminum killing also. So silicon killing is mostly used. That's why you found the silicon percentage in your steel. Otherwise silicon का कोई रोल नहीं है ना? In the plain carbon steel, silicon का कोई रोल नहीं है. हम उनको बोलते भी नहीं कि डालो, बट एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ओनली, स्टील मेकिंग प्रोसेस, उसके अंदर क्या आता है? सिलिकॉन आता है. सो आप में से मुझे कौन बताएगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द स्टील, हाई कार्बन स्टील, व्हाट यू यूज इन द वायर ड्राइंग इंडस्ट्री? क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं उसमें? कैन समबडी टेल मी? कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्रोमियम. ओके, ज्यादा रोल रहता है सर कार्बन मैंगनीज का, लेकिन सर सल्फर का क्या रोल है? हेलो, हाँ पिनाकी, सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ सुनाई दे रहा, बोलो. हेलो, हाँ हाँ बोलो. हेलो हेलो. हाँ सर, क्या बोल रहा हूँ, वो कार्बन मैंगनीज, हाँ कार्बन मैंगनीज सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन ही रहता है सर. 5 तो मेन रहता है सर. फिर क्रोमियम भी रहता है. टाटा का कभी कभी क्रोमियम ज्यादा आ जाता है, देखा मैंने. टाटा में क्रोमियम कभी कभी आ जाता है, कोई किसी किसी लॉट में आ जाता है ज्यादा, उसकी वजह से यूटीएस भी हाई आ जाता है. लेकिन सर सल्फर जो रहता है उसका रोल क्या रहता है? उनका रोल कुछ नहीं है. सल्फर एंड फास्फोरस यू डोंट वांट. एक्चुअली इट कम्स एज अ इम्प्यूरिटीज ओनली. अब वो आपको कितना कम कराना है, उनकी एक लिमिटेशन होती है ड्यूरिंग द स्टील मेकिंग. तो वो अगर जितना कम रखेंगे उतना अच्छा, बिकॉज इट इज जस्ट इम्प्यूरिटी. हाँ, जो आपकी फ्री कटिंग स्टील रहती है उसके अंदर सल्फर डाला जाता है जानबूझ के, बिकॉज इट हेल्प्स इन चिप फॉर्मेशन. बट हाई कार्बन स्टील जो हम ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, दैट सल्फर इज बेसिकली नथिंग बट अ impurity. Phosphorus, it is a impurity. मेन रोल तो सर कार्बन मैंगनीज का रहता है ना? Only carbon, manganese and this carbon and manganese is added basically. कार्बन को एडजस्ट करते हैं और मैंगनीज को ऐड करते हैं. है ना? अदरवाइज बाकी जो एलिमेंट है वो ऐड नहीं करते. इट इज कम एज अ impurity और ट्रेस एलिमेंट यू कैन से. ओके, ये जो ट्रेस एलिमेंट रहते हैं या फिर impurities रहती है, लोअर इट इज बेटर, इट इज फॉर योर दिस वन. स्ट्रेंथ तो मिल जाएगा आपको, बट टफनेस नहीं मिलेगा. क्रोमियम ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेंथ आ जाती है बिकॉज ऑफ द क्रोमियम कार्बाइड. अच्छा, बट यू विल नॉट गेट द ड्रॉयबिलिटी. ड्रॉयबिलिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी. जब आप वेल्डिंग करते हो, बट वेल्डिंग करते हैं, तब आपको तकलीफ आएगी. ठीक है. Anybody else who want to speak about the material present, chemical present in the steel? हाँ फिलिप जी, आपका आवाज थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है. सर ये इम्प्यूरिटीज और के साथ में आते हैं क्या, वो लोग ऐड करते हैं प्रोडक्शन में? इम्प्यूरिटी क्यों ऐड करेंगे हम? नहीं, ये जो सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर. सिलिकॉन तो मैं सिलिकॉन आप फास्फोरस सल्फर और के साथ ही आता है. हाँ, है ना? फास्फोरस सल्फर और के साथ आता है, ऐड नहीं होता है ना सर? सिलिकॉन जो रहता है, जो मैंने आपको बताया कि देयर इज अ सिलिकॉन किलिंग और एल्यूमिनियम किलिंग स्टील. क्योंकि आपको ऑक्सीजन निकालना है ना, आपको ऑक्सीजन निकालने के लिए ये बनाना पड़ेगा, स्लैग बनाना पड़ेगा. सो दैट इज बेसिकली अ SiO2 बनता है, सिलिकेट्स बनते हैं. तो उसमें से आ जाता है. हाँ, तो उसमें क्या होगा, वो आपका सिलिकॉन डाल के ही ऑक्सीजन निकाल सकते हैं उसमें से. है ना? ऑक्सीजन और अदर भी अच्छा, रीरोल मटेरियल किसको बोलता है? रीरोल मटेरियल बोलता है ना? रीरोल मटेरियल मतलब जनरली जो मटेरियल है वो पहले कुछ बना था, उसको फिर से वो फर्नेस में डाल के और कुछ अलग शेप दिया. बेसिकली उसमें इम्प्यूरिटी बहुत ज्यादा होता है, ऐसा
देखा है हम लोगों ने, जैसे टीएमटी वगैरह यूज करते थे ना, तो कभी हाँ, कभार हाँ, उसका आ, या कोई एंगल चैनल वगैरह जो होता है, हाँ, उसमें रीरोल मटेरियल में उसमें हमेशा देखा है, फास्फोरस कंटेंट ज्यादा होता है तो उसमें वो स्लैग बहुत होता है वेल्डिंग का टाइम में। तो वही ना, क्योंकि तो जो ये डिस्कार्डेड एंड रहता है, जो अच्छा मटेरियल रहता है, तो जो भी हम आगे देखेंगे ना वायर रॉड मेकिंग में, तो ब्लूम जो बिलेट्स बनते हैं ना, उसके एंड्स काटे जाते हैं जब आप रीहीटिंग फर्नेस से बाहर निकालते हो उसको। तो हमेशा थोड़ा रोलिंग हो गया तो उसका एंड काटा जाता है अराउंड 1 फीट के आसपास। वो शेयर रहता है, हाई स्पीड शेयर, वो कट कर देते हैं उसको। तो वो जो शेयर कट करते हैं, बिकॉज इम्प्योरिटीज जो है ना पीछे पीछे चली जाती रहती है, सेंटर से एंड तक चली जाती रहती है इम्प्योरिटीज। अब वो जो कट करते हैं, आइदर उसको आप उधर यूज कर सकते हो, या फिर लोग क्या करते हैं, फिर उसको रीलोडिंग करके जो नॉट सो क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए फिर उसको यूज कर लेते हैं, पर उसकी क्वालिटी फिर इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो इसमें कोई चीज को अगर ज्यादा रोलिंग करता है, जैसे प्लेट का ऊपर देखा मैंने, ऑयल स्पन में देखे थे, जो प्लेट मैन्युफैक्चरिंग होता था उसमें 200 mm थिक का जो स्लैब है उसको रोल कर करके उसको 25 mm 10 mm तक जाता था, तो एजेस को काट कर देते थे उसमें, तो बोलता था हाँ, उसमें इम्प्योरिटी एजेस में शिफ्ट हो जाता है, यस, हाँ, ऐसा होता है। यस, यस। और इम्प्योरिटी शिफ्ट होता है, और सेकंड क्या रहता है उनका जो जैसे अगर हॉट रोलिंग है, तो आपका जो कूलिंग रेट रहता है ना, सेंटर में कुछ और रहता है और जो एजेस में कुछ और हो जाता है। अच्छा अच्छा सेम केस वायर रॉड में भी क्या करते हैं, जो एंड्स रहते हैं ना वायर रॉड की, लास्ट की 2-3 रिंग जो रहती है वो कट कर देते हैं लोग। दे कॉल इट एज अ अनकूल्ड रिंग। ओके ओके, मतलब तो स्ट्रेन अनकूल्ड रिंग को पूरा क्या, पूरी कूलिंग का ऊपर डिपेंड करता है क्या मेनली? स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रेंथ आपका डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर, हॉट वर्किंग में, है ना। और स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन है वो, जो कितना टाइम तक आप वो टेम्परेचर दे रहे हो, कूलिंग रेट क्या है आपका, उसके ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर मिलता है। तो अगर जैसे प्लेट बन रहा है, उसको आप सडनली पुल करोगे ज्यादा एयर ब्लो करके, है ना, तो ऊपर का जो सरफेस रहेगा अपना ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी, क्योंकि माइक्रोस्ट्रक्चर फाइन बनेगा, बट सेंटर का जो पोर्शन रहता है वो आराम से कूल होगा। तो उसको क्या मिलेगा हमको? कोर्स पर लाइट मिलता है वहां पर, तो उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा और ऊपर का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। वायर रॉड में भी सेम केस है, तो बिकॉज वायर रॉड इज या बेसिकली जो अभी जो टीएमटी बार ये सब मिलता है, पहले जो ग्रेड था 416 था, फिर 500 आया, अभी 600 आता है, 650 तक सुनता हुआ ऐड आता है टीवी में। तो बेसिकली उसमें उसका जो कंपोजिशन है वो सब चेंज करता है क्या, ना कूलिंग के ऊपर ही वो सब होता है? नहीं, 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 वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सिर्फ आप कूलिंग करके ही नहीं अचीव कर सकते हो, है ना। जैसे अगर नहीं कि लो कार्बन है, आप उसको कितना भी फास्ट कूल कर लो, यू विल नॉट गेट दैट स्ट्रक्चर, है ना। आपको कंपोजिशन भी चाहिए रहेगा, और फिर कुछ एप्लीकेशन में यू विल रिक्वायर द अलोइंग एलिमेंट ऑल्सो। तो स्ट्रेंथ जो रहता है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर। केमिकल कंपोजिशन एक है, रेट ऑफ हार्डनिंग है, या फिर रेट ऑफ रिडक्शन है। जैसे वायर में आप देखोगे, सेम मटेरियल को इफ यू ड्रॉ इट फर्दर, हायर द रिडक्शन, हायर विल बी द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बढ़ता है उसमें। हाँ, because if the cold working, आप the degree of cold working will be higher, you will get higher strength, है ना। और अगर जैसे हीट ट्रीटमेंट है, तो आपका जो कूलिंग रेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कूलिंग रेट आपने जितना फास्ट रखा, आपको क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है, वेदर यू आर गेटिंग परलाइट, बेनाइट और मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट इज द हार्डेस्ट, है ना। जो भी हम ये रहते हैं, डाइज आती है आपके पास, इसकी स्टैंडिंग डाइज हो गई, या फिर आपकी गियर्स हो गए, उसके अंदर आपको जो सरफेस है उसके ऊपर मार्टेनसाइट फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज इट इज अ हार्ड। HRC 60-62 अगर लाना है आपको, तो यू हैव टू हैव द मार्टेनसाइट, यू विल नॉट गेट इट फ्रॉम द परलाइट। अब इसीलिए शायद कुछ प्लेट को देखता था जो उसमें वाटर जेट से वाटरिंग होता था, कूलिंग होता था, कुछ को नेचुरल कूलिंग करते थे, उसमें पूरा मतलब 2 दिन 3 दिन तक वो ऐसे नॉर्मल छोड़ देते थे और धीरे धीरे कूल होता था। मतलब वो ग्रेड उसके ऊपर डिपेंड करता था एक्चुअली, कूलिंग रेट के ऊपर ना। यस, यस, यस। वन इज एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, वो सब प्रोसेस है। आप जितना आराम से कूल करोगे,
उतना उसका स्ट्रक्चर जो है वो कोर्स बनेगा, उसको आपको यही कम मिलेगी, स्ट्रेंथ कम मिलेगी, बट आप उसको फॉर्मेबिलिटी अच्छी रहेगी उसकी, यूनिफॉर्म होगा वो, हाँ, तो उसका स्ट्रक्चर। हाँ यूनिफॉर्म होगा। और हाँ, आप उसको फॉर्मिंग अच्छे से कर सकते हो बिकॉज उसका कोर्स रहता है, तो यू कैन डू द फॉर्मिंग ऑल्सो, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहती है कंपेरेटिव। तो जहां पर आपको स्ट्रेंथ नहीं चाहिए पर टफनेस चाहिए और उसकी फॉर्मिंग होना चाहिए प्रॉपरली, तो आप उसको फिर स्ट्रक्चर वैसा हम टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। एनीबडी एल्स, अगर किसी को कुछ पूछना है आज के सेशन के बारे में और रिगार्डिंग द स्टील मेकिंग और एनी अदर टॉपिक ऑल्सो वी कैन डिस्कस, है ना। लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव, यू पीपल शुड स्पीक। अगर कुछ नहीं समझा है तो वी कैन ऑलवेज रिपीट, है ना, आप पूछो, वी कैन ऑलवेज रिपीट। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है यू कैन पुट इट, मैं अभी क्लैरिफाई कर सकता हूँ, वेल एंड गुड, नहीं तो डेफिनेटली इट विल बी क्लैरिफाइड इन टुमारो सेशन।